हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सैनी एकेडमी 1 पर। और आज की इस वीडियो में आप पढ़ोगे कक्षा 10 के विज्ञान का चैप्टर 10, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यह वीडियो देखने के बाद आप जितना पढ़ोगे उससे फिर कहीं और से आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैंने सभी पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है और इस तरह से पढ़ाया है कि आप चाहें तो 1 बाय 1 डेफिनेशन को अपनी कॉपी में नोट करके अपने नोट्स को भी आप तैयार कर सकते हैं। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने आता है प्रकाश। प्यारे बच्चों, प्रकाश क्या होता है? आप प्रकाश को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन प्रकाश की परिभाषा को किस तरीके से बनाते हैं मैं आपको वो बताता हूँ। ठीक है। तो प्रकाश की डेफिनेशन होती है, देखो, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। भाई, अगर प्रकाश ना हो, मतलब जैसे रात का टाइम हो और क्या हो जाए, जैसे अंधेरा हो जाता है, ठीक है, तो क्या फिर हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं? बिल्कुल नहीं। ठीक है। हमें वस्तुएं तब तक नहीं दिखाई देती जब तक उस वस्तु पर प्रकाश ना पड़ जाए, यानी कि उस वस्तु पर हम प्रकाश ना डाल दें, तब तक हमें वो वस्तु नहीं दिखाई देगी। ठीक है। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन है, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। क्लियर? अब ये तो प्रकाश ऊर्जा का वो रूप हो गया। ठीक। अब लेकिन ये प्रकाश आता कहाँ से है, यानी प्रकाश स्रोत क्या है? ठीक है। इनका स्रोत क्या होता है? ठीक। अब जो प्रकाश के स्रोत होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। ठीक। एक तो होता है प्राकृतिक स्रोत, जिसमें सूर्य होते हैं, तारे होते हैं आदि। ये तो मतलब प्रकृति के द्वारा बनाए हुए हैं। ठीक है। इनको मतलब प्रकृति ने स्वयं निर्मित किया है। और दूसरे नंबर पर होता है कृत्रिम स्रोत। कृत्रिम स्रोत वे होते हैं जो मानव के द्वारा बनाए हुए होते हैं। जैसा जैसा देखा होगा आपने, रात होती है तो फिर क्या होता है कि या तो फिर विद्युत बल्ब जला लेते हैं, ठीक है, या फिर दिया जला लेते हैं, मोमबत्ती भी जला सकते हो, टॉर्च, लालटेन जो होती है, ठीक है, इन सब का हम यूज करते हैं। और ये सब जो हो मनुष्य ने बनाए हैं, तो इसीलिए इनको हम कृत्रिम स्रोत कहते हैं। ठीक है। अब जो प्रकाश स्रोत होते हैं उनको हमने दो भागों में बांट दिया। एक तो होते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत और दूसरे होते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत। ठीक है। अब बात करूं अगर हम दीप्त प्रकाश स्रोत की, तो ये क्या होते हैं? देखो, दीप्त प्रकाश स्रोत वे होते हैं जो अपनी ऊर्जा से चमकते हैं। ठीक है। इसकी डेफिनेशन है, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं, जैसे सूर्य, विद्युत बल्ब आदि। आपने देखा होगा सूर्य को, ठीक है, सूर्य जो हो वो अपनी ही ऊर्जा से चमकता है। ठीक है। वो किसी दूसरे की ऊर्जा से नहीं चमकता। ठीक। जो इसी तरीके से जो विद्युत बल्ब होता है वो भी अपनी ही ऊर्जा से चमकता है, किसी दूसरे की ऊर्जा से नहीं चमकता। ठीक। इसके विपरीत दूसरे प्रकाश स्रोत होते हैं हमारे अदीप्त प्रकाश स्रोत। इसमें क्या होता है, ये वे प्रकाश स्रोत होते हैं, ठीक है, जो अपनी ऊर्जा से नहीं चमकते, दीप्त प्रकाश स्रोत से जो ऊर्जा आती है उससे चमकते हैं। ठीक है। यानी कि इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, वे प्रकाश स्रोत जो दीप्त प्रकाश स्रोतों के प्रकाश से चमकते हैं, जैसे चंद्रमा। आपने देखा होगा रात के टाइम में जैसे चंद्रमा से, क्या कहते हैं कि चंद्रमा से लाइट जो है पृथ्वी पर पड़ रही है, यानी चांद की चांदनी जमीन पर आ गई। ठीक है। लेकिन वो होता क्या है कि जो सूर्य का प्रकाश है वो चंद्रमा पर आपतित होता है। ठीक है। और वही प्रकाश चंद्रमा से परावर्तित होकर पृथ्वी तक पहुंचता है। तो एक्चुअल में चंद्रमा से रोशनी नहीं आ रही है, वो रोशनी सूर्य की है। ठीक है। जो दीप्त प्रकाश स्रोत है, उसकी रोशनी को चंद्रमा ने क्या करा, परावर्तित करके पृथ्वी तल पर भेजा। क्लियर? जैसे मेज। अब मेज जो होती है, देखो, जब तक हम मेज पर जो हो किसी दीप्त प्रकाश स्रोत से लाइट ना लगा दें, ठीक है, तब तक वो मेज हमें दिखाई नहीं देगी। ठीक है। क्योंकि जो भी ये सारी की सारी वस्तुएं होती हैं, जब प्रकाश
उन सभी वस्तुओं से परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, तो हमारी आंख में उसका क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। तो यानी कि जो भी वस्तु हमें देखनी होती है, ठीक है, पहले उस पर क्या होना चाहिए, प्रकाश आपतित होना चाहिए किसी दीप्त प्रकाश स्रोत से, उसके बाद ही तो वो वस्तु हमें दिखाई देगी। समझ रहे हो या नहीं भाई? अंधेरे में अगर मैं आपके सामने एक मेज रख दूं तो क्या आप उसको देख पाओगे? बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे। कब तक? जब तक कोई दीप्त प्रकाश स्रोत से प्रकाश उस पर ना आपतित हो जाए, ठीक है। जैसे ही उस वस्तु पर, जैसे ही उस मेज पर, ठीक है, प्रकाश आपतित होगा, तो मेज क्या करेगी, जो प्रकाश होगा उस प्रकाश को परावर्तित करके हमारी आंखों तक पहुंचाएगी, ठीक है। इसी तरीके से कुर्सी, दीवार, बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक। ये तो हो गया हमारे प्रकाश के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रकाश के बारे में बहुत अच्छे तरीके से नॉलेज हो चुकी होगी। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट कर सकते हो, ठीक। अब नेक्स्ट आते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। यह होता है प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन सच में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 10th क्लास के सिलेबस के हिसाब से, ठीक। अब ये क्या होता है, इसके देखो, हमारे पास कोई क्या है, कांच की प्लेट है, उसके एक साइड पर हम क्या करते हैं, अगर पेंट या फिर कली करते हैं इस तरीके से। ये हमारे पास एक कांच की प्लेट है, ठीक है, ये हमारे पास एक कांच की प्लेट है। तो इसकी एक साइड पर हमने क्या कर दिया, कली कर दी, और दूसरे साइड को हमने इसके परावर्तक पृष्ठ बना दिया, या जिसको हम चिकनी सतह भी बोल सकते हैं, ठीक। जिस तरीके से दर्पण होता है, शीशा, जिसमें आप सुबह को अपना मुंह देखते हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसके एक साइड पर जो हो पॉलिश की हुई होती है, और दूसरी साइड को उसके क्या कर दिया जाता है, परावर्तक बना दिया जाता है, ठीक। अब देखो, जैसे ही इस परावर्तक पृष्ठ पर कोई एक किरण आपतित होगी, ठीक, ये किरण आपतित हुई, ठीक है, इसका नाम है आपतित किरण, ठीक। अब ये क्या हुआ, अब देखो ये क्या हुआ, ये इस पॉइंट पर आपतित हुई, यहाँ पर। तो जो ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट कहलाएगा आपतन बिंदु। क्या कहलाएगा? आपतन बिंदु, ठीक है। अब अब ये, चूंकि ये क्या है, एक परावर्तक पृष्ठ है। अब जब ये एक परावर्तक पृष्ठ है तो ये इस किरण को क्या करेगा, पूरी तरीके से परावर्तित कर देगा। तो ये यहाँ से मतलब जिधर से आई थी, ठीक है, उसी माध्यम में वापस लौट कर इधर से इस प्रकार से चली जाएगी, ठीक है। जो ये किरण लौट कर गई है, इसको हम परावर्तित किरण बोल देंगे। आई बात समझ में? अब देखो, जो ये हमारा आपतन बिंदु है, ये ठीक है, जो ये हमारा आपतन बिंदु है, अगर हम इस परावर्तक पृष्ठ पर इस आपतन बिंदु से होते हुए एक लंब ड्रॉ कर दें इस तरीके से, ठीक है, तो ये लंब कहलाएगा आपतन बिंदु पर अभिलंब। क्या कहलाएगा? आपतन बिंदु पर अभिलंब, ठीक है। इस चित्र के माध्यम से आपको अच्छे तरीके से जानकारी मिली होगी। मैं एक बार और आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है। इस परावर्तक पृष्ठ पर ये, मतलब ये कांच की प्लेट थी, हमने इसकी एक साइड क्या करी, कली या पेंट करके इसकी दूसरी साइड को परावर्तक पृष्ठ बना दिया या चिकनी सतह बना दी, ठीक है। हमने इस पे एक किरण आपतित की, ठीक है, एक किरण डाली, यानी टॉर्च लाइट लगाई इस तरीके से दर्पण पर, तो आप देखोगे दर्पण की दूसरी साइड से जो हो वो लाइट निकलती चली जाएगी। क्लियर है? अब जिस बिंदु पर यह आपतित हुई उसको हमने आपतन बिंदु बोल दिया, ठीक है। और ये फिर क्या हुआ, परावर्तित हो गई, क्योंकि परावर्तक पृष्ठ पर टकराई है, और जो परावर्तित हुई उस किरण को हमने परावर्तित किरण बोल दिया, ठीक है। अब ये आपतन बिंदु से होकर जाने वाली, और एक परावर्तक पृष्ठ पर एक अभिलंबत, अभिलंबत का मतलब जो इससे 90 डिग्री का कोण बना रही हो, ये हमने एक लाइन ड्रॉ की, ये लाइन कहलाती है आपतन बिंदु पर अभिलंब। क्लियर है? अब देखो, जो ये वाली लाइन है हमारी आपतन बिंदु पर अभिलंब वाली लाइन, ये इस आपतित किरण के साथ जितना भी कोण बनाएगी, कौन सा कोण, देखो ध्यान से देखेंगे, ये वाला कोण, ठीक है, ये कोण कहलाएगा आपतन कोण आई। क्लियर है? और ये इधर, ये ही आप जो आपतन बिंदु पर अभिलंब वाली लाइन है, ये इस परावर्तित किरण के साथ जितना कोण बनाएगी, ठीक है, ये वाला कोण ध्यान से देखेंगे, ठीक है। एक बार और दिखा देता हूँ, ये ध्यान से, ये वाला, तो ये कोण हमारा कहलाएगा परावर्तित कोण, ठीक है, परावर्तन कोण, और इसको हम लिखते हैं आर से,
ठीक है बच्चों। तो ये सारा की सारी जो घटना हुई हमारी कि जब कोई प्रकाश की किरण, ठीक है, किसी परावर्तक पृष्ठ पर आपतित हुई, ठीक है, और वो लौट कर वापस उसी माध्यम में चली गई, ठीक, तो ये जो घटना कहलाती है हमारी, ये क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। डेफिनेशन को मैंने इस तरीके से लिखा है, यहाँ पर आप देख सकते हो। प्रकाश के किसी चिकनी व पॉलिशदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है, देखो ये प्रकाश की किरण इधर से आपतित हुई और वापस उसी माध्यम में लौट गई, तो ये पूरी की पूरी जो घटना कहलाई, ये क्या कहलाएगी? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, समझ में आया? आप चाहो तो वीडियो को रोक कर स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट आते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक, अब ये अभी हमने क्या पढ़ा था? प्रकाश का परावर्तन। अब है प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो देखो, पहला प्रकाश का परावर्तन का नियम होता है, प्रकाश के परावर्तन के देखो दो नियम होते हैं। कितने नियम? दो। अब पहला प्रकाश का परावर्तन का नियम होता है ये कि जो आपतित किरण होती है हमारी और जो परावर्तित किरण होती है, ठीक है, तथा आपतन बिंदु पर जो हमने अभिलंब खींचा था वो, ठीक है, वे तीनों के तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक, आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम है कि जो आपतन कोण होता है वो सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कि जो परावर्तन कोण होता है वो सदैव किसके? आपतन कोण के बराबर होता है। कि यानी कि यहाँ से हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि जो कोण आई होता है वो हमेशा कोण किसके बराबर होता है? कोण आर के बराबर होता है परावर्तन में। ठीक है, ये होगा। तो ये दो नियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं बहुत। ठीक है, तो इनको भी आप नोट कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिएगा नेक्स्ट बढ़ते हैं अब आगे। अब बात आती है प्रतिबिंब। तो बच्चों प्रतिबिंब किसको कहते हैं? ठीक है, अब इसकी दो डेफिनेशन मैं आपके सामने रखूँगा, आपको जो भी अच्छी लगो वो आप नोट कर सकते हो। ठीक है, देखो पहली डेफिनेशन तो ये हुई कि वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। देखो, वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें, मतलब वस्तु से जो प्रकाश किरणें चल के आ रही हैं, ठीक है, वो परावर्तन या फिर अपवर्तन के बाद, ठीक है, जिस भी बिंदु को मिलेंगी आपस में या फिर मिलती हुई प्रतीत होंगी। अब ये किस तरीके से मिलेंगी और किस तरीके से प्रतीत होगी, ठीक है, वो तब बताएंगे जब आगे आप पढ़ोगे कि जो दर्पण होते हैं उनके द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार से बनते हैं। ठीक है, तो उस बिंदु को क्या कहते हैं? उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन सिंपल फॉर्मल डेफिनेशन है ये। ठीक है, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो दूसरे शब्दों में, जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण में उसकी आकृति बन जाती है और दर्पण में बनी आकृति को ही वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। आपने देखा होगा, जैसे मान लो आप खुद ही हो, आप अपने ड्रेसिंग टेबल का जो शीशा है, ठीक है, जो ड्रेसिंग होती है उसका जो शीशा है, उसके सामने जैसे ही आप खड़े हो जाते हो, ठीक है, तो आपकी आकृति जो हो दर्पण में दिखाई देने लगती है, दर्पण में चमकने लगती है। ठीक है, तो जो आपकी आकृति दर्पण में चमक रही है उस ही आकृति को क्या कहा जाता है? वस्तु का, मतलब आपका क्या कहा जाएगा? प्रतिबिंब कहा जाएगा। ठीक है, आसान सी डेफिनेशन है बिल्कुल एकदम। ठीक, दोनों ही। ऊपर वाली जो डेफिनेशन है वो फिजिक्स की डेफिनेशन है, नीचे वाली जो डेफिनेशन है वो फॉर्मल डेफिनेशन है जिसको हम अपनी भाषा में समझ सकते हैं। क्लियर है? अब देखो, जो प्रतिबिंब होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। जो प्रतिबिंब होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक वास्तविक प्रतिबिंब और नंबर दो आभासी प्रतिबिंब। देखो, जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा, ये हमने यहाँ पे ये लाइन लिखी है कि जिस बिंदु पर मिलती है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन में ये लाइन आई है कि जो प्रकाश किरणें हैं वो परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस भी बिंदु पर मिलेंगी, ठीक है, तब अगर वास्तव में मिली, ठीक, तो बनेगा हमारा वास्तविक प्रतिबिंब। और अगर मिलती हुई प्रतीत होती है, ऐसा लग रहा कि यहाँ पर जाके ये मिल जाएंगी, क्लियर, तो उस प्रतिबिंब को फिर हम कहेंगे आभासी प्रतिबिंब। क्लियर है? ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास दर्पण। अब दर्पण क्या होता है? देखो,
दर्पण के बारे में वैसे तो मैंने आपको स्टार्टिंग में जब प्रकाश का भी परावर्तन पढ़ाया है, ठीक है, तभी बता दिया। वो एक प्रकार का जो परावर्तक पृष्ठ बनाते हैं वही दर्पण कहलाता है हमारा, ठीक है। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन ये है कि यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल, चिकने पारदर्शी माध्यम तल का मतलब आप एक कांच की ऐसी प्लेट ले सकते हैं जो बिल्कुल एकदम चिकनी हो, ठीक है, उसके एक पृष्ठ पर कली या फिर लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाए। यहाँ लाल ऑक्साइड की जगह आप चांदी का भी लेप कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि चांदी जो होता है वो बहुत अच्छा परावर्तक होता है, ठीक है। तो अगर हम उस जो हमने कांच की प्लेट ली है, अगर हम उसकी एक साइड पर तो क्या कर दें, कली कर दें, ठीक है, या फिर लाल ऑक्साइड का लेप कर दें या फिर चांदी का लेप कर दें, ठीक है, तो दूसरा साइड जो होता है उसका परावर्तक बन जाता है। परावर्तक मतलब जैसे ही हम उधर से प्रकाश की किरण आपतित करेंगे तो ठीक दूसरी ही उतने ही एंगल पर दूसरी ही साइड से, ठीक है, वो किरण क्या होगी, परावर्तित हो जाएगी, परावर्तित होकर चली जाएगी, ठीक है। तो प्राप्त निकाय क्या कहलाता है हमारा, दर्पण कहलाता है, ठीक है। जो ऐसा निकाय हमारा बनता है वो निकाय हमारा क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, वो हमारा दर्पण कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा है, ठीक है। अब देखो जो आकृति होती है, आकृति के अनुसार दर्पण को हम दो भागों में बांट बांट सकते हैं, ठीक है। एक तो तुमने देखा होगा जो जिस शीशे में आप चेहरा देखते हो, ठीक है, सुबह, तो उस शीशे में जो दर्पण लगा हुआ होता है, ठीक है, एक तो उस टाइप का दर्पण हो गया। और दूसरा आपने देखा होगा दूसरे जो जैसे बाइक में लगा हुआ शीशा होता है, ठीक है, वो कुछ गोल से टाइप का होता है, ठीक। तो दूसरा टाइप हो गया वो वाला। तो जो जिस शीशे में आप अपना चेहरा देखते हो उस शीशे को हम कहते हैं समतल दर्पण, क्योंकि वो प्लेन है। प्लेन का मतलब ही क्या होता है, समतल, ठीक है। एक तो हो गया हमारे पास क्या, समतल दर्पण, दूसरा हो गया हमारे पास गोलीय दर्पण, ठीक है, क्योंकि वो जो बाइक में लगा हुआ शीशा वो किस प्रकार का होता है, वो एक गोले के आकार का होता है, ठीक है। अब समतल दर्पण की बात करते हैं तो समतल दर्पण की सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई हमारे पास क्या है, ऐसा दर्पण है जिनका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, समतल एकदम प्लेन हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है गोलीय दर्पण, ठीक है। समतल दर्पण तो बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये गोलीय दर्पण है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम लगभग आधा चैप्टर जो हो इस गोलीय दर्पण के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो गोलीय दर्पण क्या होता है, देखो कोई हमारे पास कांच का एक खोखला गोला है, ठीक है, हमने उसको क्या करा, काट दिया, और काटने के बाद में उसकी एक साइड पर हम कली करेंगे और दूसरे साइड को उसके परावर्तक बना देंगे। अब चूंकि गोला कैसा है, खोखला है, तो हम कली बाहर की साइड भी कर सकते हैं और हम कली अंदर की साइड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन यही है कि ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, जिनका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है बच्चों, गोलीय होता है, तो वे गोलीय दर्पण कहलाते हैं। क्लियर है। अब देखो ये गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का होता है, ठीक है। पहला तो होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अब अवतल और उत्तल जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि जो कांच का खोखला गोला है हमारे पास, ठीक है, उस गोले के हम एक साइड पर कली कर सकते हैं, या अंदर वाले या बाहर वाले, ठीक है। अब पहले अवतल दर्पण की अगर हम बात करूं तो इसमें हम ऐसी डेफिनेशन देंगे कि ऐसा जो दर्पण है जिसका जो परावर्तक पृष्ठ वो अंदर की ओर दबा होगा। तो परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ होगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो कली की होगी वो हमने बाहर की साइड में की हुई होगी, ठीक है। देखो ये इसकी डेफिनेशन है, वे गोलीय दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है अवतल दर्पण कहलाते हैं। वे गोलीय दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है, देखो परावर्तक पृष्ठ जो हो अंदर की ओर दबा होता है, अवतल दर्पण कहलाते हैं, ठीक। समझ में आया, नहीं आया तो देखो हम इसके चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये हमारे पास एक कांच की प्लेट है, ये जो गोल वाली है ये, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक कांच की प्लेट है, तो इसके बाहर की साइड पर हमने यहाँ पर ये क्या कर दी, कली कर दी। ये क्या कर दी हमने, कली कली कर दी, या लाल ऑक्साइड या चांदी का लेप कर दिया, ठीक है। तो जो इसका अंदर वाली सतह है, ये वाली सतह, ठीक है, ये कैसी बन जाएगी, परावर्तक। तो यानी कि इसका जो परावर्तक पृष्ठ है बच्चों वो तो अंदर की साइड दबा गया, अंदर की साइड देखो अंदर की साइड दबा हुआ है। तो इसकी डेफिनेशन यही है कि वे गोलीय दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ
अंदर की ओर दबा होता है, क्या कहलाते हैं? अवतल दर्पण कहलाते हैं। क्लियर? ये इसकी मुख्य अक्ष होती है। ठीक है, यहाँ से इस पर एक किरण ये आपतित होगी और इधर की साइड से दूसरी साइड से निकल जाएगी। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्तल दर्पण की। ठीक है, अब जैसा हमने अभी पढ़ा था ये अवतल दर्पण, इसमें तो हमने कली की थी बाहर की साइड में। क्लियर बच्चों? यहाँ पर तो हमने देखो कली बाहर की साइड में की है। उत्तल दर्पण में यही कली हम अंदर की साइड करेंगे, तो इसका बाहर वाला जो पृष्ठ होगा वो कैसा बन जाएगा? परावर्तक बन जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन भी हम सिंपल ऐसे दे देंगे कि वे गोलीय दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। देखो ये बाहर की ओर उभर रहा है। ठीक है, जैसे वे गोलीय दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होता है उत्तल दर्पण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्तल दर्पण कहलाते हैं। देखो बच्चों, मैं जल्दी मतलब मैं हर एक डेफिनेशन को समझाकर आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, इसलिए ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। लेकिन आप इसको रोक कर या तो अपनी कॉपी में हाथों हाथ लिख सकते हो या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। क्लियर है? अब देखो इसके चित्र की बात करते हैं हम। तो ये इस प्रकार का कोई दर्पण होगा। ठीक है, जिसके हम ना अंदर की साइड में यहाँ पर क्या कर दिए? कली कर दी हमने ये। ठीक है, ये क्या हो गई? यहाँ पर कली। और इसका जो बाहर वाला पृष्ठ हो वो हमने कैसा बना दिया बच्चों? परावर्तक बना दिया। ठीक है, ये बाहर वाला पृष्ठ कैसा बन गया? ये बन गया परावर्तक। ठीक है, अब देखो ये इसकी मुख्य अक्ष हो जाएगी यहाँ पर, और इधर से इस पर किरण आपतित होगी और ये इधर से परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा अच्छे से। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं मतलब जो अभी हमने ये अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण पढ़े, इनसे संबंधित क्या क्या परिभाषाएं इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वो सारी की सारी परिभाषाएं बहुत इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट इस वजह से नहीं है कि वो बोर्ड एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, वो इम्पोर्टेंट इस वजह से हैं कि आगे जो भी हम पढ़ाई करने वाले हैं उन सभी में ये जो डेफिनेशन हम पढ़ेंगे इन सभी डेफिनेशन का बहुत बड़ा यूज है। अगर आप ये डेफिनेशन अच्छे से नहीं समझोगे तो आप ये नहीं समझ पाओगे कि जो गोलीय दर्पण होते हैं उनसे प्रतिबिंब किस प्रकार से बनते हैं। ठीक है, या फिर आप जब क्वेश्चन करोगे तो आपको पता ही नहीं होगा कि क्या फोकस दूरी होगी, क्या वक्रता केंद्र होगा, क्या वक्रता त्रिज्या होगी। ठीक है, और क्या दर्पण का ध्रुव होगा। तो आप जो हो उन सभी को समझने के लिए ये जो डेफिनेशन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। ठीक, तो सबसे पहली बात आती है दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव। ठीक है, अभी देखो जैसा हमने ये अभी पीछे हमने ये पढ़ा था ये उत्तल दर्पण पढ़ा था। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया? ये परावर्तक पृष्ठ हो गया। ये क्या हो गया? इसका परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, तो इस परावर्तक पृष्ठ का ठीक सबसे बीच वाला बिंदु, ये वाला बिंदु जो होगा, ठीक है, परावर्तक पृष्ठ का ठीक बीच वाला बिंदु क्या होगा? वही बिंदु क्या कहलाएगा? दर्पण का ध्रुव कहलाएगा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन मैंने कुछ इस तरीके से डिफाइन की है। यहाँ पर देखो, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, मध्य बिंदु का मतलब बीच वाला बिंदु, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, और इसे P से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल P से। ठीक है, अब देखो मैं आपको चित्र में दिखाता हूँ कि अवतल दर्पण में किस प्रकार से होगा ये और उत्तल दर्पण में किस प्रकार से होगा ये। ठीक है, तो ये हमारे पास अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, और ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई। ठीक, तो और ये हमारे पास उत्तल दर्पण हो गया और ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई। ठीक है, तो इसकी मुख्य अक्ष न, ठीक है, जो इसके बिल्कुल ठीक बीच वाले पॉइंटों पर काटा जहाँ ये एरो के निशान गए, एक बार और देख लो ये वाले। ठीक है, तो ये जो बिंदु हो, ठीक है, ये दो बिंदु आपको दिखाई दिए होंगे जो अभी स्क्रीन पर आए होंगे। मैं एक बार और रिप्ले करता हूँ, यहाँ पर देखो इस तरीके से। ठीक है, तो ये दोनों बिंदु ही क्या कहलाएंगे बच्चों? ध्रुव कहलाएंगे, दर्पण के ध्रुव। अब ये जो पहला वाला चित्र है हमारा ये वाला, ठीक है, ये वाला चित्र, ये तो है हमारा अवतल दर्पण। क्यों है अवतल दर्पण? पहचान कैसे करेंगे? क्योंकि इसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो अंदर की ओर दबा हुआ। अभी हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है, परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है, क्या कहलाता है? अवतल दर्पण। ठीक है,
और ये उत्तल दर्पण होगा हमारे पास, ठीक है। इसकी डेफिनेशन कुछ हमने इस प्रकार से लिखी थी कि ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होता है क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण, ठीक है। तो इनके परावर्तक पृष्ठ का ये ठीक बीच वाला जो बिंदु है ये वाला, ठीक है, ये बिंदु को हम क्या कहेंगे, दर्पण का ध्रुव कहेंगे। आई बात समझ में? तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास वक्रता केंद्र, ठीक है। अब वक्रता केंद्र क्या होता है, अभी हमने जो गोला मतलब कांच का खोखला गोला लिया था और जिस गोले से हमने वो दर्पण को काटा था, ठीक है, और काट को उसके एक हिस्से पर क्या की थी, कली की थी। तो उस जो वो गोला था उसका कंप्लीट गोले का जो केंद्र था, वो पूरा का जो पूरा गोला था हमारा कांच का गोला, उसका जो केंद्र होगा, ठीक है, उसका ही केंद्र जो होगा वो दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। क्लियर है? जैसे देखो ये हमारे पास दो दर्पण हो गए, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया। ये हमारे पास कौन सा दर्पण हो गया, अवतल। ये हमारे पास कौन सा दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण। क्लियर? अब देखो, अब देखो ये इतना इतना हमने काटा, दर्पण काटा, ठीक है, और यहाँ पर हमने इसके अंदर की साइड पर कली कर दी। ऐसे ही इधर की साइड में देखो, ये हमने इतना इतना काट दिया था इसको अलग, और इसके बाहर की साइड में कली कर दी। लेकिन ये जो गोला, ये जिस पूरे के पूरे गोले का, ठीक है, हिस्सा था, ये इस गोले का जो ये केंद्र था, ठीक है, ये जो जिस गोले का क्या था, ये पूरा हिस्सा था, ठीक है, इस गोले का ये जो केंद्र है, इस केंद्र को ही हम दर्पण का वक्रता केंद्र कहेंगे, ठीक है। डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से लिखेंगे इसकी, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, एक डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि ये जो डॉट डॉट वाली लाइन दिखाई दे रही है, ये डॉट डॉट वाली लाइन दिखाई दे रही होगी आपको इधर भी और इधर भी, ठीक है। ये दोनों ही जो डॉट डॉट वाली लाइन है, ठीक है, इनको हम कहते हैं दर्पण का द्वारक। क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक, ठीक है। और इसकी जो डेफिनेशन है वो इस तरीके से दे सकते हैं हम कि दर्पण के दोनों सिरों के बीच के, या ऐसे बोल सकते हैं कि दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के बीच, परावर्तक पृष्ठ के सिरों के बीच के दूरी को दर्पण का क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट, मुख्य फोकस। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, मुख्य फोकस, ठीक है। अब देखो, अभी हमने जब स्टार्टिंग में पढ़ा था वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, ठीक है, वो भी आप यहीं पर बढ़िया तरीके से समझ जाओगे, ठीक। इसमें क्या होता है देखो, गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, ठीक है, यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर होगा, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है। गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, इस लाइन को देखो ध्यान से पढ़ेंगे, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, ऐसा ही वहाँ भी था, ठीक है, जहाँ पर हमने प्रतिबिंब की परिभाषा पढ़ी थी, ठीक है। तो वहाँ पर भी मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है, इस तरीके का ही कुछ जिक्र आया था। और यहाँ पर भी देखो इसी तरीके का जिक्र है कि जो गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष है उसके समांतर जितनी भी प्रकाश किरणें आ रही हैं, ठीक है, वो दर्पण के बाद मतलब जो दर्पण है उससे परावर्तन के बाद, ठीक है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। जिस बिंदु पर वे सभी की सभी किरणें मिलेंगी या फिर मिलती हुई प्रतीत होंगी, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाएगा, ठीक है। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हो। देखो ये हमारे पास अवतल दर्पण हो गया, ये इधर दूसरी साइड क्या हो गया हमारे पास, उत्तल दर्पण। तो ये हमारे पास मुख्य अक्ष हो गई, ठीक है, ये क्या हो गई, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष की डेफिनेशन आप इस तरीके से दे सकते हो कि दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव
को मिलाने वाली सीधी रेखा क्या कहलाती है? दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, तो इस ही मुख्य अक्ष के समांतर समांतर जो लाइनें आ रही हैं, ये देखो, ये लाइन आ रही है इधर की साइड से, ये इधर की साइड से आ रही है ये वाली लाइन। ठीक है, ये इधर की साइड से आ रही है, और ये भी और ये भी। ठीक है, ये हमारे इस दर्पण से टकराई इस तरीके से। ठीक है, और टकराने के बाद में देखो ये सारी की सारी जिस बिंदु पर जाकर मिल रही हैं, इस बिंदु पर, तो ये बिंदु क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। ठीक है, अब अवतल दर्पण के ठीक सामने मिल रही हैं ये, ठीक सामने, तो ठीक सामने मिल रही हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि जिस बिंदु पर मिलती है, यानी अवतल दर्पण में हमेशा ही जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बने, मतलब जो फोकस होगा या फिर जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा या वास्तव में बनेगा, एक कंडीशन को छोड़कर। एक कंडीशन में इसमें आभासी प्रतिबिंब भी बनता है, वो हम तब पर जब हम आगे पढ़ेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, तब डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से। ठीक, वहीं पर अगर हम बात करते हैं देखो उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण में अब इसका परावर्तक पृष्ठ तो यहाँ पर है। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पर ये समांतर जो ये किरणें आ रही हैं ये वाली, ठीक है, ये समांतर किरणें आ रही हैं। ठीक है, ये जैसे ही दर्पण पर क्या होंगी, ये टकराएंगी। ठीक, तो इनका परावर्तन होगा। तो जैसे ही इस वाली किरण का परावर्तन हुआ, ठीक है, तो ये ऊपर की साइड को जा रही है। इसका परावर्तन हुआ, ये इधर की साइड को जा रही है। इसका परावर्तन हुआ, ठीक है, इसका परावर्तन हुआ तो ये इधर की साइड को जा रही है, और इसका परावर्तन हुआ तो ये इधर की साइड को जा रही है। क्लियर है बात? अब यानी कि ये आगे जाके तो देखो कहीं पर मिलेगी नहीं, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के सामने तो ये कहीं पर मिलेंगी नहीं। तो जब ये आगे कहीं पर नहीं मिलेंगी तो यानी कि फिर ये किसी ऐसे एक पॉइंट से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। देखो ये सारी की सारी जो डैश डैश से दर्शाया गया है, इसका मतलब ये हुआ कि ये आती हुई प्रतीत हो रही है इस बिंदु से। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे लिखा था ये, कि किसी जिस बिंदु से मिलती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है। तो देखो ये सारी की सारी यहाँ से इस तरीके से मिलती हुई प्रतीत हो रही है यहाँ से। ठीक है, तो ये वाला बिंदु क्या कहलाएगा? दर्पण का उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। ठीक है, अगर हम इसी पर एक डॉट, मतलब इस फोकस पर, ठीक है, लंबवत लाइन खींच दें यहाँ पर भी और इधर इस वाले दर्पण में भी, ठीक है, तो ये कहलाएगा इसका फोकस तल। क्या कहलाएगा? फोकस तल। ठीक है, मुख्य फोकस किसको कहते हैं? कि जो दर्पण के समांतर जो भी किरणें आती हैं, ठीक है, वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस भी बिंदु पर या तो मिलती हुई, या तो वास्तव में मिलती हैं, ठीक है, या फिर किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो वो बिंदु क्या कहलाएगा? उस दर्पण का मुख्य फोकस कहलाएगा, और इसे हम लिखेंगे कैपिटल एफ से। ठीक है, क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट डेफिनेशन है इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, फोकस दूरी। दर्पण के या फिर लेंस के जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब में यूज होगी फोकस दूरी। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझेंगे इसको भी। देखो जो अभी हमने चित्र देखा था यहाँ पे, ये जो हमारे पास ये मुख्य फोकस आया था ये, ठीक है, इस ही मुख्य फोकस की इस दर्पण के ध्रुव से जो दूरी होगी, इस ध्रुव की इस मुख्य फोकस के बीच से जो दूरी होगी, ठीक है, उसी ही दूरी को हम क्या कहेंगे? दर्पण की फोकस दूरी। ठीक है, डेफिनेशन ये लिखा कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि देखो चित्र में दर्शाई गई है, देखो ये हमारे पास एक अवतल दर्पण हो गया, ठीक है, ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई। ठीक, ये उत्तल दर्पण हो गया, ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखो दो पॉइंट दिखाई देंगे अभी। ठीक है, ये पॉइंट क्या कहलाएंगे? दर्पण का ध्रुव पी, और इधर से ये जो पॉइंट दिखाई दिया और ये पॉइंट दिखाई दिया, ये कहलाएंगे इसके फोकस। ठीक है, इधर वाले का जो ये है हमारे पास, ठीक है, ये वाला हो गया हमारे पास अवतल दर्पण, ये क्या हो गया? अवतल, और इधर वाला जो हो ये हो गया हमारे पास उत्तल। ठीक है, तो ये अवतल दर्पण का फोकस होगा, अवतल दर्पण का ध्रुव होगा, ये उत्तल दर्पण का फोकस होगा और उत्तल दर्पण का ध्रुव होगा। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होगी इनकी, वही क्या कहलाएगी? दर्पण की फोकस दूरी। देखो ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक की। ठीक है, इधर भी देखो ये एफ, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होगी, ठीक है, ये कहलाएगी दर्पण की फोकस दूरी। ठीक है,
तो ये हमारी कुछ मुख्य परिभाषाएं थी, कुछ इम्पोर्टेंट परिभाषाएं थी, ठीक है, जो हमारी जो आगे की पढ़ाई होगी, ठीक है, उनमें यूज होगी, ठीक। तो इन सभी परिभाषाओं को आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार करोगे, ठीक है, और जो प्रकाश का परावर्तन है और उसके नियम हैं, ठीक है, और उससे पहले भी जो प्रकाश के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है, ठीक, उन सभी को आप एक नोट्स चाहो तो आप एक नोट्स बना लोगे या फिर इसी वीडियो को एक दो बार आराम के साथ में देख लोगे, ठीक है। तो ये सब आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो दर्पण होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ठीक है, उनसे प्रतिबिंब किस प्रकार बनते हैं, ठीक है, उनकी कितनी कंडीशन होती है, कहाँ कहाँ वस्तु को रखा जाता है, ठीक है, कहाँ कहाँ पर, मतलब जैसे अनंत पर जब वस्तु रखी है उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है, वक्रता केंद्र पर जब वस्तु रखी है उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ये सारी की सारी कंडीशन के साथ में हम आगे पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पणों के द्वारा जो हो प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि इससे नेक्स्ट वीडियो मैं आपको बहुत जल्दी से प्रोवाइड कराऊँ, ठीक, और आपकी समझ में ये अच्छे से आया है ईमानदारी से, ठीक, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि सर नेक्स्ट वीडियो जो है जल्दी ही बनाएं। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, तब तक आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा और अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी को कंटिन्यू करते रहिएगा, ठीक है। थैंक यू।